गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 9, जिसके अंदर की आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में। तो देखो, ये आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इस चीज़ को जानने से पहले ये समझो कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड कहते किसको हैं और आयनिक कंपाउंड बनता कैसे है। हालांकि पिछला लेक्चर जो लेक्चर नंबर 8 है उसके अंदर हमने बहुत ही अच्छे से आयनिक कंपाउंड के बारे में बताया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप उस लेक्चर को भी जरूर देखिए, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ चलो इसको हम बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं कि मतलब आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होगी। बहुत ही कम प्रॉपर्टीज़ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी है बहुत ही अपने आप में खूबसूरत प्रॉपर्टी है। तो जैसे कि देखो, आयनिक कंपाउंड की डिफिनीशन क्या होती है, तो दोज टाइप्स ऑफ कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनिक कंपाउंड। मतलब कि वैसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से बनते हों, हम उन्हें क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे एक ये ले लिए और एक ये ले लिए और ये अपना इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और ये गेन कर लेता है। तो जब कोई भी दो आयन ऐसे हो जिसमें एक कटायन हो और एक एनायन हो, कटायन अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तब बनता है और एनायन तब बनता है जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो जब ऐसी स्थिति में कि कटायन और एनायन आपस में जुड़ते हैं, तो दोनों जब जुड़ते हैं ना, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स के साथ जुड़ते हैं। तो जब ये स्ट्रॉन्ग केमिकल के फोर्स के साथ जुड़ते हैं तो ये सॉलिड क्रिस्टल बनाते हैं, क्योंकि काफी कॉम्पैक्ट और रिजिड मॉलिक्यूल्स बनाया जाता है इनके द्वारा, इस कारण से। तो ये जब ये जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, बिल्कुल सॉलिड क्रिस्टल बनाएंगे। क्रिस्टल का मतलब हो रहा है कि वैसे सॉलिड जिसके की जो मॉलिक्यूल हैं, एटम्स जो हैं, वो 3D शेप में हो और एक रेगुलर सीक्वेंस में अरेंज्ड होते हैं और उनके बीच लगने वाले जो फोर्सेज हैं काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसको क्रिस्टल कहते हैं। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड के स्मॉल क्रिस्टल है, क्यूप्रिक सल्फेट के स्मॉल क्रिस्टल है, सोडियम सल्फेट की स्मॉल क्रिस्टल्स है। तो मतलब जहां भी क्रिस्टल बनते हैं और काफ़ी स्ट्रांग बनते हो, तो ऐसी स्थिति में वो कौन से कंपाउंड माने जाते हैं, आयनिक कंपाउंड माने जाते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो कोवेलेंट भी हैं, जो सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, जैसे शुगर वगैरह है, ठीक है। उसको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे पहचानते हैं और उसकी पहचानने की मतलब क्या तरीका है। फिलहाल आयनिक कंपाउंड को समझे कि क्या है। तो आयनिक कंपाउंड तो हमने समझा, तो इसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अभी अभी आपने देखा कि आयनिक कंपाउंड जब बनते हैं तो स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स के साथ जुड़ते हैं, इस कारण से सॉलिड क्रिस्टल बनते हैं। तो सबसे पहला हम लोग जो प्रॉपर्टी लिखते हैं वो यही लिखते हैं, क्या, कि आयनिक कंपाउंड, साथ में आप भी लिखेंगे आयनिक कंपाउंड जेनरली का मतलब होता है सामान्य तौर पर, सामान्यतः, हमने ऑलवेज नहीं लिखा है ना। आयनिक कंपाउंड जनरली फॉर्म्स ए सॉलिड क्रिस्टल। सॉलिड क्या बाबू, क्रिस्टल। क्रिस्टल क्यों, क्या क्रिस्टल किसको कहते हैं, जिसमें कि मॉलिक्यूल क्या हो, 3D शेप में अरेंज्ड हो, है ना। फॉर्म से क्रिस्टल, सॉलिड क्रिस्टल। क्यों ऐसा बनता है, तो याद रखेंगे कि इन आयनिक कंपाउंड, है ना, इन आयनिक कंपाउंड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड में, इन आयनिक कंपाउंड कैटायंस एंड एनायंस आर कंबाइंड विथ a very strong chemical force due to which, है ना, due to which the molecules of ionic solid is very rigid, है ना। वो काफी स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स के साथ जुड़ते हैं, इस कारण से उनके जो बना हुआ मॉलिक्यूल होता है वो काफी रिजिड होता है। रिजिड मतलब हार्ड मॉलिक्यूल बनाता है, इज दैट ओके। और चूंकि रिजिड मॉलिक्यूल बनेंगे, हार्ड मॉलिक्यूल बनेंगे, इस कारण से क्या होगा, अब देखो कोई एक सब्सटेंस आपको दे दिया गया है और वो सब्सटेंस बहुत ही रिजिड है, बहुत ही हार्ड है। अब तुमको क्या करना है, उसको तोड़ना है, उसको दो भागों में करना है। तो तुम सोच के बताओ, एक लकड़ी को तोड़ना
बहुत ही आसान है, लेकिन उतना ही पतला थीन 10 लकड़ी को एक साथ कर देंगे तब तोड़ना मुश्किल होगा। वहाँ यहाँ भी वही बात हो रही है। आयनिक कंपाउंड जब बन जाते हैं, जब आयंस आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, तो इसके बाद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। तो स्ट्रांग मॉलिक्यूल हैं तो तोड़ने के लिए आपको जो रिक्वायर्ड अमाउंट, जो हीट का रिक्वायरमेंट होगी वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसी कारण से यहाँ से दूसरा प्रॉपर्टी निकल के आ जाता है, क्या कि आयनिक कंपाउंड हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। व्हाई हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? बिकॉज द मॉलिक्यूल इज रिजिड। बिकॉज मॉलिक्यूल इज रिजिड, उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादा फोर्सफुल्ली अगर कंबाइंड है तो हीट भी तो ज़्यादा देना होगा ना उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अब कोई दो व्यक्ति ऐसे है, बहुत आसानी से हाथ ऐसे दो कर दो, अब मान लो कोई एक दूसरे को ऐसे पकड़ रखा है, तब वहाँ जो हटाने में जो एनर्जी लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। तो याद रखेंगे आयनिक कंपाउंड फोर्सफुली कंबाइंड होते हैं, इस कारण से वहाँ उसके बॉन्ड को ब्रेक करने में भी ज़्यादा अमाउंट का एनर्जी लगता है, ज़्यादा हीट लगता है। इस कारण से इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं आप जानते हैं ना, कि वो टेम्परेचर, वो हीट जिसमें कि चेंजिंग देखने को मिले, जैसे सॉलिड से लिक्विड में हो जाए, है ना। तो जब सॉलिड अगर कोई भी जिस टेम्परेचर, जिस अमाउंट ऑफ हीट पर कोई लिक्विड में चेंज हो रहा है उसको मेल्टिंग पॉइंट कही जाती है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो 800 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 800 डिग्री सेल्सियस है। और जब वो लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उसके बाद उसको वेपराइज करने के लिए जो टेम्परेचर लगता है, तो लिक्विड से जब कोई गैसियस फॉर्म में जाते हैं तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, बॉइल्ड कहेंगे। तो वो बॉइल करने के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 1413 डिग्री सेल्सियस होता है, 1413 डिग्री सेल्सियस होता है। इज दैट ओके? तो इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आप देख रहे हैं कि दोनों ही काफ़ी हाई है। क्यों है? क्योंकि सोडियम और क्लोरीन आपस में जो बने हुए हैं वो कैसे बने हुए हैं, तो देखिए सोडियम बने हुए हैं, सोडियम की एटॉमिक नंबर 11 होती है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2 8 और 1। क्लोरीन की एटॉमिक नंबर क्या है 17 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8 7। तो सोडियम कितना हो जाएगा 1 पॉजिटिव, क्लोरीन कितना हो गया 1 निगेटिव। अब इसकी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1, न्यूट्रलाइज कर देंगे तो क्या बन जाएगा NaCl। क्या बन गया? NaCl। अब ये आयंस थे, ये पॉजिटिव कटायंस थे और ये क्या थे? एनायंस थे, या ना निगेटिव क्या हो गए? एनायंस हो गए। तो कटायन और एनायन से बना हुआ मॉलिक्यूल क्या होता है? आयनिक होता है। अब इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होती है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो भी क्या होती है? बहुत ही हाई होती है। कितनी होती है? तो सेकंड प्रॉपर्टी जब हम लिखते हैं तो आप उसको, हम आपको उसमें लिखवाएंगे। इज दैट ओके? फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अभी हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, कौन सा था बाबू? अभी हमने बताया इसके नेचर के बेसिस पे कि आयनिक कंपाउंड हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आप सेकंड में इसी चीज को लिखेंगे, लिखिए तो कि आयनिक कंपाउंड हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सेकंड नंबर में यहां लिख देंगे आयोनिक कंपाउंड हैविंग वेरी हाई क्या? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऐसा क्यों होता है? तो लिखेंगे यहां उसका रीजन कि इन आयोनिक कंपाउंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ the molecules of solid is combined with very strong forces, so required amount of heat is more for the splitting of bond between them, है ना, between them, दोनों के बीच में जो बॉन्ड रहेगा उसको तोड़ने में लगा हुआ जो हीट रहेगा वो ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? तो एग्जाम्पल से सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं।
तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है MP वो 800 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट BP कितनी होती है, 1413 डिग्री सेल्सियस होती है। इज दैट ओके, है ना। और हमने बहुत ही अच्छे से आपको बताया कि क्यों, तो वही बात है, गर्म करोगे टूटेगा ही नहीं, टूटे नहीं, और हीट दो और हीट दो और हीट दो, तब जाकर के फोर्स हल्का ऐसे बॉन्ड ब्रेक करता है। जब पूरा हीट देते हैं जितनी चाहिए, तब जाकर के अपना अपना ये सेपरेट होता है मॉलिक्यूल ऐसा। इज दैट ओके, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। थर्ड नंबर जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि आयनिक कंपाउंड dissolve in water but does not dissolve in कोवैलेंट सॉल्वेंट या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, है ना। अब ये क्या है पहले लिखते हैं ना, फिर समझा देते हैं। क्या लिखा बाबू कि आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर, आयनिक कंपाउंड है वो वाटर में डिसॉल्व करेंगे, but doesn't dissolve in organic, इनऑर्गेनिक मत समझ लेना, इन अलग है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब ऐसा क्यों होता है, सो देखिए, हमने आपको पढ़ाया है और क्लास 12th का भी एक लेक्चर हमने डेवलप किया, ये क्लास 12th का भी लेक्चर हमने बनाया है, सॉरी डेवलप बोल दिए। उसमें हमने ये बताया है कि जो लाइक डिसॉल्व लाइक एक कंसेप्ट होता है। लाइक डिसॉल्व लाइक क्या होता है, तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड जितने भी हैं ये वैसे ही लिक्विड के साथ डिसॉल्व करना चाहते हैं या डिसॉल्व होते हैं जिसके पास पॉजिटिव निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होने की या तो क्षमता हो या तो फिर होता है, ठीक है। जैसे वाटर है तो ये भी पोलैरिटी होती है इसके पास भी प्लस और माइनस चार्ज होते हैं, वो H प्लस और OH माइनस में स्प्लिट अप करते हैं। इसी कारण से आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, चूंकि वाटर भी आयनिक नेचर का होता है, तो वो एक दूसरे के साथ डिसॉल्व कर जाते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस तुम कोई भी लोगे, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लोगे जिसमें अगर आयनिक कंपाउंड को तुम आयनिक सॉल्वेंट को डिसॉल्व करना चाहोगे, आयनिक सॉल्यूट को डिसॉल्व करना चाहोगे, वो तो नहीं डिसॉल्व होगा, क्योंकि समान विलयन होता है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक होता है। जैसे एज ए एग्जांपल, मान लो किसी एक स्कूल के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं। अब उसमें जो कुछ ग्रुप जो होता है वो पढ़ने वालों को होता है, कुछ जो होता है वो थोड़ा बैक बेंचर मतलब न पढ़ने वाले की होती है, किसी का जो होता है वो मॉडरेबल होता है, मतलब पढ़ता भी है और जब कभी इंजॉय भी करता है, कोई होता है कि पूरा इंजॉय ही करता है ना। इस सक्सेस करना एक अलग बात है, लेकिन हमने कैटेगराइज किया एक बच्चे का ग्रुप को, हमने 3 भागों में कैटेगराइज किया, एक पढ़ने वाला, एक नहीं पढ़ने वाला और एक जो है वो मॉडरेबल है, दोनों के बीच में, है ना। तो जो बच्चा अगर न्यू एडमिशन लेता है तो वो कुछ दिन बाद खुद ही से उसी में जाकर डिसॉल्व हो जाता है, वो खुद ही से उसको दोस्त बना लेता है जो जिस कैटेगरी का होता है। यहाँ भी वही होता है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आयनिक सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व होते हैं और कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो कोवैलेंट सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व होते हैं। इज दैट ओके? तो चलिए देखते हैं, जैसे एग्जांपल से अभी मान लो हम ले लेते हैं NaCl को। अब NaCl को लेंगे या CuSO4 को लेंगे या फिर MgSO4 को ले लें, तो ये सब जो है ना वो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएगा। ये सारे जो हैं ये वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएंगे, इसलिए कि ये वाटर भी आयोनिक नेचर का होता है, आयोनिक होता है, और ये सारे भी जो होते हैं वो आयोनिक नेचर के होते हैं, ठीक है। यहाँ भी चार्ज प्रोड्यूस होता है और यहाँ तो खैर है ही चार्ज इसके अंदर में, तो इस कारण से ये डिसॉल्व हो जाते हैं। डिसॉल्व क्यों होते हैं? तो वाटर जो होता है बाबू, वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वाटर हैव हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सो वाटर dissociate the bond between molecule of ionic solid, है ना। आयनिक सॉलिड के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो बॉन्डिंग है ना, उस बॉन्डिंग को वाटर तोड़ने में
कैपेबल है, वो इतना योग्यता है उसके पास कि उसके बॉन्ड को वो ब्रेक कर सकता है, क्योंकि वाटर की डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत ज़्यादा होता है इस कारण से। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, मतलब जो है आयनिक सॉलिड जो है वो आयनिक सॉल्वेंट के साथ ही डिजॉल्व करते हैं, है ना, और कोवैलेंट सॉलिड जो होते हैं वो कोवैलेंट के साथ डिजॉल्व करते हैं। इज दैट ओके? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे से समझोगे इसको। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 4 नंबर रह गया कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं बाबू वो क्या होंगे, इन सॉलिड स्टेट, मतलब वो जब सॉलिड में होंगे तब वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है ना। तो 4 नंबर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 नंबर प्रॉपर्टी में आयनिक कंपाउंड का, कि आयनिक कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, does not conduct electricity in solid state, in solid state, but when it is dissolved, when it is dissolved in water or it is lie in molten state, then it exists conduction property, conduction property। एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट ये है लास्ट, कि आयनिक कंपाउंड जो होता है डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? जब वो सॉलिड क्रिस्टल में होंगे। बट वही आयनिक कंपाउंड को अगर लिक्विड में डिसॉल्व कर दोगे, जैसे कि वाटर में डिसॉल्व करोगे, तब वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करना शुरू कर देगा। या फिर जब उसको पिघला दोगे मोल्टेन स्टेट में जब जाएगा वो, तब वो क्या करना शुरू कर देगा, कंडक्ट करना शुरू कर देगा। ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जब आप एक मतलब टैप का वाटर लेंगे, टैप का वाटर, नल का वाटर ले लेंगे, और अगर उसको आप ये बना देंगे, आइस क्यूब में चेंज कर देंगे, ठीक है ना, तो आप क्या करें कि एक जगह पे नल का पानी ले लें और वाटर ले लें, और एक जगह जो है आइस क्यूब ले लें उसी का बिल्कुल। अब क्या करें कि दोनों से करंट पास करके और बल्ब जलाने का कोशिश करें, बर्फ से नहीं जलेगा जबकि वो वाटर से जल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि जो वाटर के अंदर है वो लिक्विड स्टेट में कुछ फ्री स्टेट पाए जाते हैं, फ्री स्पेस पाए जाते हैं, लेकिन जब ये आइस क्यूब में चेंज हो जाता है वही वाटर मॉलिक्यूल के अंदर में जो है वो स्पेस खत्म हो जाती है। तो जब जैसे ही स्पेस खत्म होगा तो वहाँ चार्ज मूव ही नहीं करेगा। और आप जानते हैं कि जब तक किसी भी पार्टिकल्स, यदि कभी किसी भी सिस्टम के अंदर जो है वो चार्ज मूव नहीं करेगा, तब तक वो कंडक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए कभी भी कोई भी आयनिक सॉलिड जो होते हैं सॉलिड के रूप में जब रहेंगे तो वो कभी भी कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे। जब वो लिक्विड में जाएंगे तो लिक्विड में जाते ही क्या होता है, वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने की वजह से वो आपस में आयोनाइज हो जाते हैं, रिस्पेक्टिव एनायंस में टूट जाते हैं ना, कैटायन में आ जाते हैं और एनायन में आ जाते हैं। तो एक तो वाटर के अंदर में वो चार्ज पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और साथ ही साथ वाटर के अंदर फ्री स्पेस भी है, वाटर के अंदर फ्री स्पेस भी है और चार्ज भी आ गया। इस कारण से वो कंडक्टिविटी अच्छा शो करता है, जबकि वो सॉलिड स्टेट में नहीं करेगा। तो बस इसका शॉर्ट आंसर है क्या, कि ड्यू टू, क्या लिख सकते हैं कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री स्पेस, एब्सेंस ऑफ क्या बाबू, फ्री स्पेस इन सॉलिड क्रिस्टल, दे डू नॉट कंडक्ट, है ना, डू नॉट कंडक्ट नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। वो याद रखिएगा ये बात को, कहा है कि उसके अंदर जो वो फ्री स्पेस नहीं है। जब तक स्पेस नहीं होगा, जब तक ये स्पेस नहीं होगा इस तरीके से, तब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप नहीं करेगा, और जब तक इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा तब तक कंडक्टिविटी शो होगा ही नहीं होगा। यही चीज़ इसमें एकदम बिल्कुल पैक होता है, एकदम ऐसे। अब ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो सब एक दूसरे से पैक हैं, तो जाहिर सी बात है कहाँ कोई जंपिंग ही नहीं हो रहा है, मूव ही नहीं कर रहा। मूव जब तक करेगा नहीं तब तक कंडक्टिविटी शो करेगा नहीं। तो आप याद रखेंगे ये 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, आयनिक कंपाउंड के जो प्रॉपर्टीज है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं कोवैलेंट कंपाउंड के पास, कि कोवैलेंट कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो
तो जैसा कि हमने सॉलिड के अंदर ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड के अंदर हमने देखा था, ठीक वैसे ही इसके अंदर देखेंगे। तो आयनिक कंपाउंड में हमने फर्स्ट में क्या बताया आपको कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड क्रिस्टल होते हैं। उसका रीजन भी हमने बताया कि वो सॉलिड क्रिस्टल क्यों होते हैं। तो इसके पहले हमने क्या जाना था कि आयनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनने से वजह से वो कॉम्पैक्ट ज़्यादा होता है, इस कारण से वो सॉलिड होता है। अब कोवैलेंट कंपाउंड का डिफिनेशन समझिए क्या होता है। आप जानते हैं, हमने बताया भी आपको, नहीं तो आप ध्यान से सुने। कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ जैसे सेट है, या सेट तो खैर संभव नहीं है, कोई खाने पीने का कोई चीज़ है, आप 100 या 150 में कुछ खरीदते हैं वैसा, और आपके पास कुछ कमी था, जैसे 85 था या 75 था, और 75 आपने अपने फ्रेंड से ले लिया, 75 रुपीज़ अपने फ्रेंड से ले लिया। अब बोला देख यार हम तो ले लिए 150 में, अभी हम लोग आधा आधा बांट के खा लेंगे। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, शेयर करना है ना, आपस में ऐसे बांट ले रहे हैं, साझा कर रहे हैं। तो यहाँ भी कोवैलेंट कंपाउंड जो भी बनते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनते हैं। दोज टाइप्स ऑफ सब्सटेंस विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसे सब्सटेंस जो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाते हैं कंपाउंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। तो कोवैलेंट कंपाउंड तो शेयर से बना है, तो यहाँ तो कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट निगेटिव चार्ज है ही नहीं, मतलब यहाँ बॉन्डिंग वैसा कुछ स्ट्रांग नहीं बनने वाला है। यहाँ जो बॉन्डिंग है मतलब दोनों का अधिकार है, वो भी देखते रहेगा भाई कहीं लेके भाग न जाए इलेक्ट्रॉन को मेरा, वो भी वहाँ से देखे रहता है, तो ठीक है हम भी देख रहे हैं। तो मतलब यहाँ जो है ना कुछ न कुछ अंसल पार्शियली है, पार्शियली बॉन्डिंग है, वैसा कोई स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं है। इस कारण से ड्यू टू पार्शियली बॉन्डिंग, है ना, ड्यू टू पार्शियली बॉन्डिंग कोवैलेंट कंपाउंड जनरली लाई इन गैसियस और इन लिक्विड स्टेट बिकॉज covalent compound is formed by the sharing of electrons, so it is helded weakly to each other, है ना, वो एक दूसरे के साथ कमजोर तरीके से, है ना, बहुत ही बिग फोर्स वंडरवॉल फोर्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। इस कारण से वो गैस और ये लिक्विड में ही पाया जाते हैं। इज दैट ओके? तो हम फर्स्ट में इसमें क्या लिखेंगे बाबू कि कोवैलेंट कंपाउंड, क्या लिखेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड generally lie liquid or in gaseous state, है ना। क्यों gaseous state? Because covalent compound formed by the sharing of electron, so it is held by big van वाल फोर्स। जैसे एग्जांपल से देखिए आप, यहाँ कार्बन हम ऐसे ले ले, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिए, ऐसे इलेक्ट्रॉन डॉट बनाया मैंने, ऑक्सीजन 1 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 2। अब ऐसे ये आपस में शेयर कर लेगा तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है। अब कोवैलेंट कंपाउंड है तो कौन सा है, गैसियस स्टेट में ही तो है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब हम यहाँ लिख देते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, और एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे सॉलिड में कुछ कोवैलेंट कंपाउंड जो है वो सॉलिड में भी पाए जाते हैं, जैसे शुगर को ले लो, है ना, शुगर C12H22O11, ग्लूकोज C6H12O6, ये सब तो कुछ सॉलिड में भी है। फिर आपका ले ले हम, और भी हैं इसमें, आयोडीन है, नेफ्थलीन है ना। आपका जो ठंडे में आप जो कपड़ा पहनते हैं तो मम्मी लोग देखते हो रखते हैं वहाँ एक छोटा छोटा गोली होता है ऐसे, वो थोड़ा सा स्मेल भी उसका बहुत बढ़िया लगता है, वो नेफ्थलीन बॉल ही होता है, गोली। लिक्विड में पाया जाने वाला जैसे ब्रोमीन हो गया तुम्हारा, है ना, एथेनॉल हो गया, C2H5OH हो गया। ये कंपाउंड तो नहीं है लेकिन ये कोवैलेंट नेचर का ही है। C2H5H है ना, फिर बेंजीन हो गया, C6H6, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारे लिक्विड में पाए जाने वाले हैं। गैसियस में पाए जाने वाले आपका हो जाएगा CH4 मेथेन, एथेन, C2H6,
है ना, CH4, C2H6, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, C3H8, ये सारे जो है वो गैसियस फॉर्म का सब्सटेंस है। जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी हमने लिखा था अभी, है ना, तो ये सब गैसियस में पाए जाने वाले हैं और ये सारे जो है वो कोवेलेंट नेचर का होते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड जो है ना वो लिक्विड और गैस में जनरली पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो सॉलिड है जो आपके सामने हमने लिखा है। दैट ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, सेकंड प्रॉपर्टी आप लिखेंगे कि कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं क्या होंगे। चूंकि ये पार्शियली बॉन्डेड होंगे तो इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगी वो काफी लो होगी। तो आप यहां ऐसे लिख देंगे कि कोवेलेंट कंपाउंड हैविंग वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लिखेंगे क्या, कोवेलेंट कंपाउंड having very low melting and boiling point। ठीक है, क्यों होती है बाबू, बिकॉज कोवेलेंट कंपाउंड formed by the sharing of electron, so the amount of heat is required very less for the splitting of bond between them। अब जो लिक्विड है उसके बारे में क्या सोचना, उसको क्या मेल्ट करोगे, वो तो है ही लिक्विड। लेकिन कुछ जैसे नैप्थलीन को ले लें तो नैप्थलीन वॉल की जो मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो MP मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो 80 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो 77 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो आप इसका भी लिख लेंगे, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें। थर्ड नंबर है कोवेलेंट कंपाउंड डज नॉट डिसॉल्व विद वाटर। जैसे आयनिक कंपाउंड था कि वो डिसॉल्व कर जा रहा था, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड जो वो डिसॉल्व नहीं करता है। तो लिख लेंगे क्या कि कोवेलेंट कंपाउंड डज नॉट डिसॉल्व विथ वाटर। थर्ड नंबर में लिख देंगे क्या, कोवेलेंट कंपाउंड डज नॉट डिसॉल्व विथ वाटर बट डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है ना, ऑर्गेनिक भी तो जनरली कोवेलेंट का ही नेचर का होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोवेलेंट नेचर के होते हैं। वो कैसे नेचर के होते हैं, कोवेलेंट नेचर के होंगे। तो कोवेलेंट नेचर के होंगे, इस कारण से वो डिसॉल्व कर जाता है। क्योंकि क्या हमने बताया, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब कि समान समान विलयन। जो कोवेलेंट होते हैं वो कोवेलेंट के साथ और आयनिक जो होते हैं वो आयनिक के साथ डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 नंबर एक प्रॉपर्टी है कि कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, तो लिख देंगे, पहले हम लिख लें उसके बाद आपको समझाते हैं। क्या लिखेंगे कि कोवेलेंट कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाई, तो बिकॉज इट हैज नो चार्ज, है ना, इट हैज नो चार्ज।
कोवेलेंट कंपाउंड के पास चार्ज ही नहीं होता है। इसके पास जो है, चूंकि ये तो इलेक्ट्रॉन के शेयर से बना है, अगर डिसॉल्व भी कर दें तो डिसॉल्व करने के बावजूद इसके पास चार्ज नहीं होने के कारण ये मूव नहीं करता है। ठीक है, एक तो फ्री स्पेस नहीं है और उसके बाद इसके पास चार्ज भी नहीं है, तो चार्ज नहीं होने के कारण जो है ना वो ये कंडक्टिविटी शो नहीं करता। लेकिन कुछ एक्सेप्शन में है, जैसे में तुम्हारा HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब ये वाटर के साथ डिसॉल्व होता है ना तब ये बना देता है क्या, H+ और Cl-। ठीक है, और प्लस में हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो यहाँ जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है ना, इसके वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो शो करेगा। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एथाइल अल्कोहल है या कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो ये सब कभी नहीं करते हैं, क्योंकि कोवेलेंट नेचर के होते हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉन जो है ना वो शेयर से बना है, तो दोनों का अधिकार है उसके ऊपर, वो नहीं छोड़ेगा, वो भी नहीं छोड़ेगा। तो कोवेलेंट कंपाउंड जो है कभी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा हो सकता है ट्रबल हो शायद ये सुनने में इसका, लेकिन आप फिर भी इसका अच्छे से अगर ध्यान देंगे तो आपको एक एक वर्ड क्लियर होगा, एक एक चीज़ क्लियर होगा। आई होप कि आप बहुत ही इंजॉय के साथ इसको सीखे भी होंगे, है ना, समझ में भी आ जाएगा। आप ध्यान से समझिए और पिछला लेक्चर जरूर देखिए, ताकि उससे आपको काफ़ी कुछ कंसेप्ट मिलेगा और इसकी प्रॉपर्टी आपको सीखने में मदद मिल जाएगा। आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड में बहुत अच्छा लेक्चर हमने बनाया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है उस लेक्चर का, लेक्चर नंबर 8 का। तो फिलहाल आज इस लेक्चर के अंदर में जो है वो इतना ही। जल्दी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्रेंस ऑफ मेटल का, कि कितनी मेटल्स पाई जाती हैं इस धरती पर, है ना, और उसको हम लोग प्यूरिफाइड कैसे करेंगे। जो भी होगा देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद।